अध्याय 21। स्टेला अकादमी के हाई स्कूल के छात्रों के लिए कई घंटों की स्वैच्छिक सेवा पूरी करना अनिवार्य था। इस स्वयंसेवक समय को भरने के कुछ विशिष्ट तरीके थे, जैसे मैजिक पोस्ट ऑफिस में दैनिक मदद करना या सड़क की सफाई करना, लेकिन कई छात्रों को इस तरह का काम पसंद नहीं आया। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि स्वयंसेवी गतिविधि के रूप में किसी क्लब में शामिल होना उनके करियर के लिए अधिक आरामदायक और सहायक था। अभिजात वर्ग के लिए क्लबों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मेलजोल था, और आम लोगों के लिए यह उनके लिए एक पैर पकड़ने का सुनहरा मौका बन गया जिस पर वे चिपक सकते थे। स्कालबेन क्लब, जहां स्कालबेन साम्राज्य के रईस एकत्रित होते थे, को सामाजिक समारोहों पर केंद्रित माना जा सकता है। वो क्लब स्टेला के सबसे विशिष्ट लोगों में से एक का नेतृत्व परंपरागत रूप से उम्र की परवाह किए बिना उच्चतम रैंकिंग वाले छात्र द्वारा किया जाता था, इसलिए यह कोई रहस्य नहीं था कि क्लब का नेतृत्व प्रिंस जेरेमी स्कैलबेन को सौंपा गया था, इस तथ्य के बावजूद कि वह एक नए व्यक्ति थे। दूसरे वर्ष की लड़की वेराजेन मारिया, जो कभी क्लब की प्रमुख के रूप में काम करती थी, क्राउन प्रिंस जेरेमी को प्रणाम करते हुए विनम्रता से खड़ी हुई। उसके पीछे 50 छात्र एक ही मुद्रा में थे। 3500 वर्ग फुट के हॉल के बीच में एक लड़का एक महंगे सोफे पर बैठा था, जिसकी कीमत लाखों में थी, जिससे किसी को आश्चर्य हुआ कि क्या ये वास्तव में छात्रों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक क्लब रूम था। जेरेमी स्कैलबेन। उसने छत से लटकते 5 रंग के झूमर को एकटक देखा। जेरेमी की मुस्कुराती साइड प्रोफाइल को देखने से ही वेराजेन को गर्म और शांतिपूर्ण महसूस हुआ। ये सस्ता है, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्दों ने उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया। माफ करना, हम इसे जल्द ही बदल देंगे। हाँ, धन्यवाद, कृपया। जेरेमी की मुस्कान ने लड़कियों के गालों को लाल कर दिया, लेकिन वेराजेन को बहुत पसीना आ रहा था। अच्छा नहीं है। वेराजेन जेरेमी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और कांपते हुए उस लड़के की ओर देखने लगी जो उसके बगल में घुटनों के बल बैठा था। वह लड़का मोसू डॉडेन, प्रसिद्ध डॉडेन परिवार का उत्तराधिकारी था, लेकिन इस स्थान पर वह कोई नहीं था। अगर उसे अपनी तुलना उससे करनी होती तो वह सिर्फ कूड़ा थी। अपना सिर उठाओ, मैं नहीं समझता तुम इतने भयभीत क्यों हो। क्राउन प्रिंस के शब्दों के जवाब में मोसो ने धीरे से अपना सिर उठाया, जबकि जेरेमी ने अपना हंसमुख स्वभाव बनाए रखा। हाँ, मैं आपका औचित्य सुनना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? जवाब में वेराजेन ने जल्दी से कहा, ये वास्तव में है। वेराजेन, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपसे स्पष्टीकरण मांगा है। आप क्यों बोल रहे हैं? क्षमा करें। वेराजेन ने अपने दांत पीस लिए और पीछे हट गई। फिर उसने अपने लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कृपया उस बेवकूफ मोसो को बकवास न करने दें। चाहे वह वेराजेन की आंतरिक भावनाओं से अवगत हो या नहीं, मोसो के मुंह से जो निकला वह स्पष्ट था। कहानी छोटी थी, यह कोई ज्यादा कहानी नहीं थी। हालांकि ये हॉल को ठंडा करने के लिए पर्याप्त था। दरअसल मोसो के मुताबिक वह अच्छी स्थिति में नहीं थे। यदि वह बाक्यू सियोल से दोबारा लड़ता तो वह जीत जाता। वह बस विचलित था। बहाने, उसके मुंह से एक के बाद एक बहाने निकल पड़े। जेरेमी, जो अपनी ठुड्डी पकड़कर मुस्कुरा रहा था, ने अपना मुंह खोला। तो निष्कर्ष के तौर पर आप एक मैच में एक आधे जादूगर से हार गए जो रक्षात्मक कौशल का उपयोग भी नहीं कर सकता। और इससे भी बदतर, वह एक छात्र है जो तलवार नामक एक तुच्छ हथियार को कवच के रूप में उपयोग करता है। यह कोई मैच नहीं था, यह एक नकली लड़ाई थी। उफ! जैसे ही मोसो के मुंह से एक और बहाना निकला, वेराजेन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। दरार! इसके तुरंत बाद क्लब रूम के बीच में कुछ टूटने जैसी आवाज आई। ओह! एक संक्षिप्त क्षण के लिए मोसो को यह आभास हुआ कि दुनिया एक शुद्ध सफेद कैनवास बन गई है। वह काफी देर तक स्थिति को समझ नहीं सके। फिर किसी तरह उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें छोड़कर बाकी सभी छात्र उल्टे दिखाई दिए। मैं गिर गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मोसो ने अपनी आंख घुमाई, जेरेमी, जो उसके करीब था, ने उसका सिर फर्श पर धकेल दिया। क्यों?
जेरेमी ने पूछा, लेकिन मोसो उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका। डर करके किसी चीज के टूटने की आवाज उसके कानों में गूंजी। अंततः उसके कान कुचल दिए गए। अगले ही सेकंड में दर्द तेज हो गया और यह भयानक था। अहे, देर से ही सही, मोसो को एहसास हुआ कि उसका गल चीरा जा रहा है। क्यों? बूम! जेरेमी ने मोसो को बालों से पकड़ लिया और उसका सिर लोहे के लॉकर में दे मारा। क्यों? एक बार, दो बार। परेशान करने वाली आवाजें अगले क्षण तक लगातार गूंजती रहीं। उसके सिर से ताज़ा खून बह निकला, लेकिन मोसो बेहोश नहीं हुआ। आप क्यों हार गए? वह उत्तर देना चाहता था कि वह गलत था, उसे खेद था, लेकिन उसे अवसर नहीं दिया गया। जेरेमी ने लॉकर का दरवाज़ा खोला, अपना सिर अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? आप स्केल्बेन नाम का उपयोग करके मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? टकराना, टकराना, टकराना। हर तरफ खून बिखरा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी सूज गई थीं, लेकिन वह मरा नहीं क्योंकि वह एक जादूगर था। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहा हूँ। आप मेरे वफादार विषय हैं। सही, दया। ओह, हाँ, क्या? जैसे ही मोसो ने अपना मुंह खोलने के लिए संघर्ष किया, जेरेमी ने अपना कान करीब लाया। सोर, सोर, हाँ, आगे बोलो। माँ, माँ, मेरी जान बचाओ, बचाओ। नहीं, ये बात नहीं है। जेरेमी ने उसे नासमझी का भाव दिया। आप मेरी वफादार प्रजा हैं। यदि आप सच्चे वफादार हैं, तो क्या आपको अपने स्वामी को अपमानित करने का पाप जोखिम में डालने से पहले अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार नहीं होना चाहिए? इस तरह मैंने इसे सीखा, तो आप क्यों नहीं? फिर वह रुक गया। जेरेमी ने भयानक सजा रोक दी। फिर वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया और मोसो को गले लगा लिया। क्षमा मांगना, मैं बहुत कठोर था, यह मेरी गलती है। आह, ओह, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ करें, मुझे सच में खेद है। मोसो के आंसुओं, बहती नाक और खून से जेरेमी के कपड़े लथपथ हो गए, लेकिन उसने इसकी परवाह भी नहीं की और मोसो की पीठ थपथपाई। आप एक वफादार विषय नहीं हैं। आप मेरे दोस्त हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन शब्दों पर मोसो ने भयानक दर्द के बीच भी अपना सिर हिलाया। दोस्त, यह एक ऐसा शब्द था जो प्रिंस जेरेमी के मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए। ये तथ्य वहां मौजूद सभी लोगों को पता था, इसलिए उनके पास जटिल अभिव्यक्ति के साथ अपनी नजरें झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक वफादार विषय नहीं, बल्कि एक दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि डॉर्डन परिवार को हमेशा के लिए स्केल्बेन की राजनीति से बाहर कर दिया गया। ऐसे ही सवाल उठ सकता है, लेकिन ऐसा प्रश्न निरर्थक था। स्केल्बेन का शाही परिवार अक्सर शेफ के परिवार को गुलाम बनाता था और फिर उन्हें निष्कासित कर देता था क्योंकि नाश्ते का मेनू पर्याप्त अच्छा नहीं था। आह आह आह, बहुत दर्द हुआ होगा। वेरासेन के बारे में क्या? तुम प्यारे हो, मेरे दोस्त का अच्छा ख्याल रखना। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मेरा दिल दुखेगा। हाँ, ठीक है, कृपया। जेरेमी ने ध्यान से मोसो को फर्श पर लिटा दिया। कुछ लोग ये देखकर दंग रह गए कि कैसे राजकुमार ने उसे नाजुक ढंग से छुआ जैसे कि वह कोई गहना संभाल रहा हो, लेकिन उन्होंने इसे नहीं दिखाया। वेरासेन ने मोसो का समर्थन किया और उसे सीधा खड़ा होने में मदद की। यदि उपचार करने वाले जादूगर के कौशल का उपयोग किया जाता, तो वह जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन डॉर्डन परिवार का काम पूरा हो गया। इस तथ्य ने उसे भ्रमित कर दिया। वेरासेन ने प्रिंस जेरेमी की ओर देखा। अब वह क्या सोच रहा है? मोसो के खिलाफ उग्र? नहीं, वह तो ये बात भूल ही गया होगा। बल्कि वह बेक्यू सेओल नामक एक विशेष रूप से प्रमुख सामान्य व्यक्ति के बारे में सोच रहा होगा। वेरासेन को उस आदमी के लिए खेद महसूस हुआ। इस सामान्य व्यक्ति की प्रतिभा के बारे में अफवाहें सुनने के बावजूद, ये कहना सुरक्षित था कि जेरेमी की रुचि जगाने वाले जादूगर का जीवन समाप्त हो गया था। बेक्यू सेओल की रक्षा तकनीक के प्रदर्शन के बाद पूरे स्कूल में दो अफवाहें फैल गईं। निस्संदेह पहली अफवाह बेक्यू सेओल की नाइटहुड के बारे में थी। वह जादू अकादमी में किस प्रकार की नाइटहुड की पढ़ाई कर रहा है? क्या वह सिर्फ ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं है,
वैसे भी वह वास्तव में अद्वितीय है। और दूसरी एडना की हल्की विशेषता के बारे में अफवाह थी। तुमने सुना? वह प्रकाश विशेषता का उपयोग करती है जिसका उपयोग केवल पवित्र साम्राज्य के पवित्र चर्च के जादूगर, या दूसरे शब्दों में स्वर्गदूतों द्वारा चुने गए, कर सकते हैं। क्या उसने कहा कि वह इसके साथ पैदा हुई थी, इसे हासिल नहीं किया? तो फिर आप कह रहे हैं कि वह एक परी है? मुझे नहीं पता, उसके पंख नहीं हैं। एडना उन विशेषताओं के साथ पैदा हुई थी जिनका उपयोग सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जादू अकादमी में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही उसे अटेंशन मिली, उसे न तो ये पसंद आया और न ही नापसंद। लेकिन बेक्यू सियोल के बारे में अफवाह ने उसे अभी परेशान कर दिया। ओह, वह क्या है? इस बात ने उसे सचमुच बेचैन कर दिया। हालांकि उसकी पहचान जानने का कोई तरीका नहीं था। वैसे भी मुझे यकीन है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो मूल कथानक को जानता है। यदि हाँ, तो उसका उद्देश्य क्या है? चलो, ध्यान केंद्रित करो। एडना ने सिर उठाया। कीमिया के प्रोफेसर मेजेन टायरेन ने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सिर्फ ताली बजाई थी। कीमिया एक विज्ञान है जो सोना बनाने के लिए विभिन्न तत्वों के संयोजन के बाद विकसित हुआ है। बेशक, सिंथेटिक सोने का उत्पादन वास्तव में जटिल है, इसलिए हम अभी इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं। एडना ने केवल उन विषयों में दाखिला लिया था जो अधिकांश मुख्य पात्र ले रहे थे। चूंकि कीमिया एक ऐसा विषय था जिसे केवल आइजल ही लेती थी, इसलिए उसे इसमें अधिक रुचि नहीं थी। हालांकि प्रोफेसर मेजेन टायरेन को बाद में एक डाक दानव बनना तय था। ऐसे में उसके पास इसे रोकने या उसे रोकने के लिए कीमिया क्लास लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कीमिया के महान आविष्कार एश्रेनियम है, जो दुनिया का सबसे हल्का और कठोर तत्व है, और ओरिजिन एलिक्सिर वह पदार्थ है जो किसी भी घाव को ठीक करता है। आप आज से ही प्रशिक्षण वर्ग में एक औषधि अवश्य बनाएं। इस तरह भविष्य में आप ओरिजिन अमृत जैसा कुछ बनाने में सक्षम होंगे, है ना? कीमिया अभ्यास अपनी जटिलता के लिए कुख्यात था। इसमें सटीक माप की आवश्यकता थी जो 1 सेंटीमीटर भी गलत नहीं हो सकती थी, और अत्यधिक समय प्रबंधन जो 1 सेकंड की भी त्रुटि की अनुमति नहीं देता था। इसके अलावा तापमान नियंत्रण भी था जिसमें 1 डिग्री का भी अंतर नहीं होना चाहिए। पहले वर्ष में यह उतना कठिन नहीं होगा, लेकिन ऐसे कठिन प्रयोगों के कारण कीमिया की लोकप्रियता कुख्यात हो गई थी। ठीक है, आज आइए एक टायरन थकान रिकवरी पोशन बनाने के लिए समय निकालें जिसे मैंने विकसित किया है। सबसे पहले हरी चाय की पत्तियों के पाउडर में 1 चम्मच एरियल फेरी का शहद मिलाएं। लंबे समय से प्रतीक्षित प्रशिक्षण। सच कहूं तो एडना के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। जैसे कि यदि आपने वही किया जो आपसे कहा गया था, तो आप कीमिया कक्षा में अच्छे होंगे। ओह, ये बहुत कष्टप्रद है। एडना ने भौहें सिकोड़ ली और अपना सुरक्षात्मक चश्मा उतार दिया। चूंकि उसमें अच्छी निपुणता और एकाग्रता थी, इसलिए वह जल्दी ही मेजेन टायरेन के निर्देशानुसार टायरन थकान रिकवरी पोशन बनाने में सफल हो गई। ओह, यह महान है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मेजेन की प्रशंसा पर एडना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अन्ना, एक सहायक जो मेजेन का अनुसरण कर रही थी, उत्सुक हो गई और अपना चेहरा एडना की औषधि के करीब ले आई। जैसे ही वह पोशन पर एक नज़र डालने की कोशिश कर रही थी, मेजेन उस पर चिल्लाया, अन्ना, आप जो कर रहे हैं वह खतरनाक है। क्या आप अब भी अपने आप को कीमियागर कह सकते हैं? खेद खेद। अन्य छात्र चौंक गए और उनकी आंखें फैल गईं। एकाग्रचित छात्र से गलती से औषधि गिर गई और उसकी मेज से भाप उठने लगी। मुझे लगता है कि यह आप ही हैं जो खतरनाक हैं। चूंकि वह इसे जोर से नहीं कह सकती थी, एडना ने उसके शब्दों को निगल लिया और चारों ओर देखा। वैसे बाक्यू सियोल के बारे में क्या? बाक्यू सियोल एक अनोखा व्यक्ति था। इस वर्ग में एकमात्र मुख्य पात्र ईजेल था, इसलिए एडना बारीकी से देख रही थी कि कहीं वह अशुद्ध इरादों के साथ उसके पास आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ओह हाँ, जैसे कि वह ईजेल की उपस्थिति को भूल गया था, वह पूरी तरह से कीमिया में तल्लीन था। सच कहूं तो ये देखने के बाद कि वह इसका कितना आनंद ले रहा था, एडना ने सोचा कि वह एक विकृत व्यक्ति था। हे ही,
ओह माय, वह अवश्य ही एक पागल आदमी होगा। हर बार जब वह इसमें एक औषधीय जड़ी बूटी जोड़ता था और उसे हिलाता था, तो वह कपटपूर्ण ढंग से हंसता था, और उसका डर उसके बढ़ते पागलपन के साथ आनुपातिक रूप से पैदा होता था। क्या वह सिर्फ एक विकृत व्यक्ति नहीं है? एडना ने उससे नजरें हटा ली और आइजेल की ओर देखा। वह बिल्कुल ठीक थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक एक सवाल खड़ा हो गया। सामान्य? ईजेल द्वारा उत्पादित औषधि टायरन थकान रिकवरी औषधि थी, जो एडना की औषधि के समान थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल कार्य में ईजेल को गलती से एक पुरानी किताबों की दुकान से माइला के मैजिक इंजीनियरिंग नोट्स प्राप्त हो गए। अजीब बात है, विस्तृत कीमिया सूत्र नोट्स में लिखा गया था, और संयोग से ईसेल, जिसने नोट्स का पालन किया, ने एक थकान रोधी एजेंट बनाया जो प्रोफेसर मेजिन के टायरन थकान रिकवरी पोशन से बेहतर था। हालांकि प्रोफेसर की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। मेजिन टायरेन को ईजेल की क्षमताओं से ईर्ष्या थी, और यह याद करते हुए कि उसका परिवार नष्ट हो गया था, उसने उसे पीड़ा दी, उसके ग्रेड कम कर दिए और पूरे स्कूल वर्ष में उसे चोट पहुंचाई। इससे ईसेल को काफी नुकसान हुआ। शुक्र है, उसके पास पुरुष लक्ष्य थे जो उसकी देखभाल करते थे, अन्यथा वह जीवित नहीं रह पाती। क्यों? आपने सामान्य रूप से औषधि क्यों बनाई? निस्संदेह वह सौभाग्यशाली था, चूंकि आइजेल को अब धमकाना नहीं पड़ता था, लेकिन उस परिवर्तन का कोई कारण होना चाहिए। अचानक, जैसे ही एक निश्चित विचार उसके दिमाग से गुजरा, एडना ने बाकी सेओल की टेस्ट बेंच की जांच की और आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या उच्च श्रेणी का थकान रोधी एजेंट, जो मूल कार्य के अनुसार ईजेल को विकसित करना चाहिए था, वह उसकी प्रयोगशाला में था? और फिर वही स्थिति सामने आ गई जिसके बारे में उसने उपन्यास में पढ़ा था। बेक्यू सेओल, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही आप कक्षा एस में पहुंचे, आप अहंकारी हो गए हैं। किसने कहा कि आप सामग्री को अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं? हाँ, इसे इस तरह से करना बेहतर है। इसका अच्छे नतीजों से क्या लेना देना है? यदि आपके द्वारा गलत सामग्री का उपयोग करने के कारण कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? अगर कोई विस्फोट हो जाए और छात्र इसमें शामिल हो जाए तो क्या होगा? यहाँ कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है। प्रोफेसर, क्या आप जानते हैं कि हरी चाय की पत्तियों से विस्फोटक पदार्थ कैसे बनाए जाते हैं? वह तो कमाल है, तुमने इतनी सहजता से उत्तर देने का साहस भी किया। अपमानजनक। बेक्यू सेओल, इसीलिए आम लोग हैं, टीएस। जैसा कि एडना को याद था, मूल अंतिम पंक्ति थी, इसीलिए आपका परिवार विलुप्त हो गया है। उपन्यास में उन क्रूर शब्दों को सुनने के बाद ईजेल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कारण उसका आघात उत्तेजित हो गया, जिसका उस पर लंबे समय तक प्रभाव रहा। वह पूरा मामला एक ही पल में इतिहास से पूरी तरह गायब हो गया। बिल्कुल नहीं। क्या ये संभव है कि बेक्यू सेओल को ये पहले से पता था, और आइजेल के आघात से बचाने के लिए वह जानबूझकर प्रोफेसर मेजिन टायरेन द्वारा पकड़ा गया था? बकवास। उनका भावी अकादमी जीवन बहुत कठिन होगा। यह इतना दर्दनाक और कठिन होगा इसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रोफेसर मेजिन टायरेन के स्टेला के भीतर बहुत सारे संबंध थे, इसलिए इसका प्रभाव निश्चित रूप से अन्य विषयों पर भी पड़ेगा। वह जानता होगा लेकिन परवाह नहीं की। आखिर वह आदमी क्या है? एडना ने निराश चेहरे के साथ अपना सिर झुका लिया। अचानक कालकोठरी प्रशिक्षण को याद करते हुए बेक्यू सेओल की छवि उसके दिमाग में आई। उसने उससे उसकी पहचान पूछी और उसने मजाक में कहा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। ये सोचकर कि यह सच हो सकता है, एडना स्तब्ध होकर वहीं खड़ी रही। इस बीच, ओह, मैं भूल गया। बेक्यू सेओल अंदर ही अंदर आहें भर रहा था। क्यों? मुझे जवाब दें। ओह, मैं ये कर रहा हूँ। आपके बात करने के तरीके के साथ क्या हुआ? मैं तुरंत आपके माता पिता को फोन करूँगा। मेरे कोई माता पिता नहीं हैं। कीमिया इतनी मज़ेदार थी कि बेक्यू सेओल इसमें बहुत अधिक तल्लीन हो गया और परेशानी भरे विकास को पूरी तरह से भूल गया। अपनी मूर्खता को स्वीकार करते हुए डांट एक कान से दूसरे कान तक जाती रही और वह डेस्क पर हस्तलिखित नोट्स पढ़ना जारी रखा। आप
यदि आप यही रवैया रखते हैं, ओह, क्या मैं कल दोपहर के भोजन के लिए कोका कोला और किमची औषधि बनाऊं? वास्तव में, मेसेन ने चाहे कुछ भी कहा हो, इसका बेक्यू सेओल से कोई लेना देना नहीं था। टेक्स्ट नोट: किमची नमकीन और किन्वित सब्जियों का एक पारंपरिक कोरियाई साइड डिश है। कहानी खत्म। अलविदा।